दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि यह हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें आपकी यह चौथी क्लास है। लेकिन इससे पहले हमने जो 3 क्लासें पढ़ाई थी आप उसको देखिएगा ज़रा, बहुत ही बेहतरीन क्लासें हैं। और थोड़ा समस्या थी इसलिए प्रॉपर आपको क्लास नहीं मिल पा रही थी, जिसका अब निवारण हो चुका है। अब आपको यहाँ से प्रॉपर क्लासेस मिलने लगेंगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा मोनेटाइजेशन से लेकर समस्याएं थीं जो कि अब उसका समाधान मिल चुका है, इसलिए अब आपको जो प्रॉपर जो क्लासें हैं वो आपको मिलेंगी और जो आपने विश्वास बनाया है वो आपको कायम रहेगा आपका। तो इसलिए अब यहाँ से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो करना क्या है आपको, तो चलिए फटाफट अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई लाइक भी तो आपको करना है, तो कर दीजिएगा लाइक। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो आज की इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा दक्षिण भारत का इतिहास, क्योंकि यह चौथी क्लास है इतिहास की। तो वही सीरीज चल रही है शताब्दी एक्सप्रेस, तो इसमें आपको मिलेगा दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और यहाँ से अब आपको प्रॉपर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अपने प्यारे स्टूडेंट भाइयों और बहनों से। तो देखिए, जो दक्षिण भारत का इतिहास है वह कब से कब तक रहा है, यानी वो 100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसको हमने 2 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। यानी एक होता है संगम काल और दूसरा होता है दक्षिण भारत के राजवंश। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, सही है, ठीक है, आना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जो संगम काल है वह 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें जो चेर चोल पांड्य लोग थे, यानी इनका राज हुआ करता था। और वहीं अगर बात करें दक्षिण भारत के राजवंश, तो ये कब से कब तक था, तो यह 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसमें जो थे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, ये राजवंश हुआ करते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईसा पूर्व से 12 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें संगम काल में इतना समय है और दक्षिण भारत के राजवंश इतने हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ, आपको लेकर चल रहे हैं। संगम काल में दक्षिण भारत में कितने राजवंशों का शासन था? बताइएगा ज़रा। 2, 3, 4, 5 बताइए। और कमेंट भी करिए आप लोग। हाँ, कमेंट करेंगे तभी तो हमें आप समझ में आएगा कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं या नहीं। तो कमेंट प्लीज़ आप लोग करते रहिएगा, बताइए ज़रा, फिर आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, जो संगम काल में दक्षिण भारत में जो राजवंशों का शासन था वह 3 राजवंशों का शासन हुआ करता था। कितने दोस्तों? 3 राजवंशों का। कौन कौन से हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए कमेंट करिए, जानना चाहते हैं? चलिए बता रहे हैं आपको, और बताएंगे कि इनके जो राष्ट्रीय प्रतीक थे वो भी क्या थे। चलिए देखते हैं, एक स्ट्रक्चर के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दक्षिण भारत में राजवंश थे कौन कौन से थे। पहले थे चेर, और फिर थे चोल, और फिर थे पांड्य। तो चेर का जो प्रतीक था वो धनुष हुआ करता था, और जो चोल का प्रतीक था वो बाघ हुआ करता था, और पांड्य का मछली हुआ करती थी। दोस्तों इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों से ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और यहाँ क्लास में भी प्रश्न आने वाले हैं। तो इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, और हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया सभी बच्चों ने? बताइए ज़रा मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। तो यह रहा दूसरा प्रश्न। आदिगेमान किस राजवंश का प्रसिद्ध राजा था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसको जो उसके ऑप्शन है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद बताने का प्रयास करें आप लोग। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिगेमान किस राजवंश का प्रसिद्ध राजा था? चोल वंश का, पांड्य वंश का, चेर वंश का, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए हम थोड़ा आपको समय देते हैं बताने के लिए। तो आदिगेमान जो था वह चेर राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। किस वंश का? चेर वंश का। और दोस्तों ये चेर का अर्थ क्या होता है?
क्या आपको पता है किसी को? चलिए नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। और आपको बता दें, आपकी जानकारी में इजाफा कर दें कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में केरल है तो उसी का पुराना नाम हुआ करता था चेर। कितने बच्चों को यह बात पता है? बताइए ज़रा, समझ में आ गया? यानी जो इस समय केरल है उसी का प्राचीन नाम चेर हुआ करता था। समझ में आ गया नहीं आ गया? और आपको एक बेहतरीन सी जानकारी दे दें कि जो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत इन्हीं चेरों ने की थी। समझ में आया नहीं? यानी जो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत थी वो चेर वंशों ने ही की थी। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रा हमें। और तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? अजब अजब लोग हैं भाई, पत्नी का निर्माण। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा एक बार कि जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्नी के निर्माण जो मंदिर का निर्माण था वह कराया था? एलेरा, कारिकाले, सेरगुट्टवन, आदन। बताइए आप लोग। तो दोस्तों देखिएगा ज़रा, जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन सी में छुपा है। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो सेनगट्टवन था उसने जो कड़गी मंदिर का निर्माण कराया था। इसे ही लाल चेर के नाम से जाना जाता था और बहुत ही प्रसिद्ध शासक था यह। तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या भाई, लाइक करने में इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए इसको सबसे पहले करना क्या है आपको कि सबसे पहले अपने मित्रों का जो भी जितना बड़ा ग्रुप है आपको उसमें आपको शेयर करना है, क्योंकि अकेले तैयारी करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अपने मित्रों को साथ में भी लेना है। तो चलिए इसको फटाफट शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। भाई लाइक करने में इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है। तैयारी को रखना है जारी। तो लाइक और सब्सक्राइब करने की है आपकी बारी। समझ में आया नहीं आया? चलिए, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? बताइए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मारता है। फेंक के आंसर मारिए आप लोग। और क्या भाई एकदम डरे डरे बैठे हो? हाँ, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। एकदम जज्बा लाइए अंदर कि हाँ हमें इस बार कुछ करना है, तभी तो काम चलेगा। हाँ, एकदम झुके बैठे हो। हाँ, ये कैसा है? अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तमिल भाषा के शिल्पादिकारम जो थे वह बौद्ध धर्म थे। कौन थे? बौद्ध धर्म। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चेरों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वांजी अथवा कुरूर को, मगध को, मंतूर अथवा तंजावुर को या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। तो चेरों ने अपनी राजधानी वांजी अथवा कुरूर को बनाया था। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, तो इनको सही से एक बार याद कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल वंश का इतिहास कितनी शताब्दी में देखने को मिलता है? तो चोल वंश का इतिहास जो है वह 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। यानी जो 3य शताब्दी है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा चोल वंश का इतिहास जो। और ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। चोल वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे ये। और हुआ क्या था कि जब यह पांड्य लोग आए तो इनकी शक्ति के कारण, यानी आप कह सकते हैं कि पांड्यों की शक्ति के कारण जो चोल वंश का पतन होने लगा धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ कि एक बार फिर से यानी 9वीं शताब्दी के करीब, समझ रहे हैं आप लोग, यानी 9वीं शताब्दी के करीब फिर से इनका उदय हुआ। यानी फिर एक बार सत्ता में आए ये लोग। यानी चोल वंश 9वीं शताब्दी में फिर एक बार अपना जो पूरा शासन था वो करने के लिए तैयार थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चोल वंश का इतिहास जो है वह 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। और जो पांड्य लोग थे उनकी शक्तियों के कारण इनका जो वह पतन हो गया था और फिर 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ। तो इस प्रकार दोनों को याद रखना है।
क्योंकि एग्जामिनर कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इनमें से चोलों की राजधानी नहीं थी। प्रश्न को सही बार देखिए एक बार, क्या पूछ रहा है, थी नहीं पूछ रहा है, नहीं थी पूछ रहा है कि इनमें से चोलों की राजधानी नहीं थी। अब बहुत ये प्रश्न आप लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बताइए। देखो एक दो लोग गलत बता रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। जो चोलों की राजधानी थी वो मंतूर थी, उदयपुर भी थी और तंजावुर भी थी, लेकिन पूछ रहा है नहीं थी, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी है, यानी मदुरई। तो चोलों की राजधानी ये तीनों थी, मंतूर भी थी, उदयपुर भी थी और तंजावुर भी थी, लेकिन ये मदुरई बीच में कहाँ से आ गया, ये नहीं थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और आइए जानते हैं चोल वंश के 2 प्रसिद्ध शासक के बारे में, देखते हैं क्या कहते हैं वो, और एकदम आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए चोल वंश के 2 प्रमुख शासक थे, कौन कौन थे, एक था कारिकाल और दूसरा था एलारा। देखिए इमेज के जरिए से समझने का प्रयास करें आप लोग। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको ये मैटर तैयार किया है, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है भाई। ठीक है, देख लीजिए कि चोल वंश के 2 प्रमुख शासक थे, वह थे कारिकाल और एलारा थे, और इनके बारे में आइए और जानते हैं अच्छे तरीके से, तभी वो आपके समझ में आएगा। क्योंकि बाबू जब इनके बारे में पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। हाँ तो चलिए जानते हैं। देखिए कारिकाल चोलों का महानतम पहला शासक था। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको। जो कारिकाल था वह चोलों का महानतम पहला शासक था, और इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कराया था। यानी जो कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कारिकाल ने ही कराया था। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से किसी तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और जो प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरी पत्तन था उसका भी निर्माण इसी ने कराया था, कारिकाल ने। यानी जो बंदरगाह था कावेरी पत्तन, इसका भी निर्माण कारिकाल ने ही कराया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो कावेरी नदी का निर्माण, जो कावेरी नदी पर बांध का निर्माण था वो भी इसने कराया था, और जो बंदरगाह कावेरी पत्तन था वो भी कारिकाल ने ही करवाया था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं दोस्तों, एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। या था ये एलारा, समझ रहे हैं आप लोग। यानी एलारा जो था उसने श्रीलंका को जीता और उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था उसने। तो ये था एलारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कारिकाल क्या था, एलारा क्या था। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से चोलों का प्रतीक चिन्ह था। अब आप बताइए, हमने इसमें सबसे पहले आपको बताया था कि किस राजवंश का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था। तीनों बताए थे हमने, और आपको ध्यान होगा तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं आपने सही से पढ़ा तो आप नहीं बता पाएंगे। देखो एक दो बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है। हाँ, जिसने पढ़ा वो बता देगा, जिसने नहीं पढ़ा ध्यान से वो नहीं बता पाएगा। तो जो चोलों का प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने सही आंसर बताया है इसका, क्योंकि अच्छे से क्लास कर रहे हैं बच्चे। और धनुष मछली किसके थे ये भी आपको आगे बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। यानी जो मेगास्थनीज थे इनकी कौन सी पुस्तक थी। ये सेंचुरी, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत सारे बच्चे बताने वाले हैं, एकदम सही है प्रश्न को। यानी लगभग बच्चे इसका सही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखो बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, यानी आपने पहले से ही पढ़ रखा है। चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। हाँ, बीच बीच में आपको हम याद भी दिलाते रहेंगे। चलिए इसको फटाफट लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आगे तैयारी रखनी है जारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। और अभी तक आपने इस क्लास को नहीं शेयर किया है तो ये बड़ी गलत बात है भाई। चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी फैलेगी, तभी आपके समझ में आएगा। हाँ, वो भी लोग समझ पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ अब। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था।
बाघ, मछली, धनुष इनमें से कोई नहीं। और आप यह भी प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है, और हमने बताया था पिछले बार। तो पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बच्चे भी इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो पांड्यों का जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो क्या था? मछली था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी? नोडियोना ने, कारिकाले ने, एलारा ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो जो समुद्र पूजा की शुरुआत थी वह नोडियोना ने की थी। किसने की थी? नोडियोना ने की थी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों आपको बता दें कि आज थोड़े कम प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो दोस्तों थोड़े आज कम प्रश्न रहने वाले हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगली क्लास से आपको सही प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी समस्याएं थी, वो उनका समाधान मिल चुका है। तो इसलिए अब आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली हैं और आपके सही प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कम हैं, लेकिन आने की उम्मीद ज़्यादा है इसमें। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और रिवीज़न भी बिल्कुल सही तरीके से करना है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आपके लिए कमेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारी शताब्दी एक्सप्रेस बैच की जो शुरुआत थी वो अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था, लेकिन फिर से एक बार पटरी पर कहानी आ गई है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जाते जाते इसको सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, और अपने मित्रों के पास बताइएगा कि ज़रा कि हाँ भाई सर की क्लास फिर से शुरू हो गई हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।